हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। मेनली हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, फिर हमने पढ़े थे कुछ ग्रोथ मॉडल्स, और अब बारी है पढ़ने की डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन क्या होती है। ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। जिसने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो, जो डायरेक्ट प्रेडेशन देखने आए हैं, तो उनके लिए भी समझा देते हैं कि क्या होता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कैसे बनती है? सेल से मिलकर बने टिश्यू से मिलकर बने ऑर्गन से मिलकर बने ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना एक ऑर्गेनिज्म, and group of similar kind of organism is referred to as population. For example, population of humans, because उसमें सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे ह्यूमन है। पॉपुलेशन ऑफ डॉग, तो उसमें सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं? डॉग हैं। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन इंटरैक्शन? तो क्या होता है भाई पॉपुलेशन इंटरैक्शन? तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन का सीधा ये मतलब है कि हर कोई पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट करती है। आप करते हो ना? आप बोलोगे नहीं मैम, हम तो सिर्फ अपने ह्यूमंस के साथ ही सोशलाइज करते हैं, बाकी हमें किसी और के साथ में कुछ भी नहीं करना। चलो ठीक है, आपकी अपनी पॉपुलेशन में ही कंपटीशन चलता रहता है, फाइट चलती रहती है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, दूसरे पॉपुलेशंस की बात करें, तो अमंग पॉपुलेशन देयर इज इंटरैक्शन। कोई किसी से इंटरैक्ट कर रहा है, कोई किसी से इंटरैक्ट कर रहा है, कोई किसी को खा दे रहा है, कोई किसी पर साथ मिलकर कुछ काम कर रहा है। All these activities are referred to as population interaction. Organism interact in various ways to form a biological community. तो जब populations interact करती हैं, whenever population interact, they form community. तो community की definition क्या है आपको ये clear होना चाहिए। Whenever one population interact with another population, they form a biological community. Clear? Now, interaction between two species is called interspecific interaction. अब ये इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम बात करते हैं दो स्पीशीज की और उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तो इट विल बी रेफर्ड टू एज इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। इट विल बी रेफर्ड टू एज इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर वो सेम स्पीशी के बीच में हो, ये चीज देखो थोड़ा सा समझ लो। अगर यहाँ पे कहा गया होता वर्ड डिफरेंट, इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशी इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंटरस्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीशीज थी। मैं अगर बोलूँ सेम स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, सेम स्पीशी, कोई एक स्पीशीज है उनमें सेम स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, देन इट विल बी रेफर्ड टू एज इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन, इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको आपके सिलेबस में मेनली कौन से इंटरैक्शन पढ़ने हैं? यू हैव टू स्टडी इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, मतलब कि इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। आपको इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस एज सच इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। क्लियर हुई ये बात? चलो तो अब देखते हैं कितने टाइप के होते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। So basically we have 6 type of interspecific interaction. We have 6 type of interspecific interactions. नाम याद करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 म्यूचुअलिज्म, जिसके बारे में क्लास 9 से आप सुनते हुए आ रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। सेकेंड इज कॉम्पिटिशन, ये तो हम सभी करते हैं। थर्ड इज प्रिडेशन, यू हैव हर्ड अबाउट इट ऑल। पैरासिटिज्म, ये भी थोड़ा सुना सुना है। लास्ट 2 कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, ये आपके लिए कुछ नई चीज है। बाकी अगर मैं ऊपर 4 इंटरैक्शन की बात करूं तो यू हैव हर्ड समवेयर और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने सुना होगा उसके बारे में। तो व्हाट आर द 6 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन? नंबर 1 म्यूटेशन, नंबर 2 कॉम्पिटिशन, नंबर 3 प्रिडेशन, नंबर 4 पैरासिटिज्म, नंबर 5 कमेंसलिज्म एंड नंबर 6 अमेंसलिज्म। Now what do you understand by all these different things? क्या समझ में आ रहा है? ठीक है मैम, इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन तो मतलब यही ना कि हम आपस में मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें भी टाइप, तो टाइप से आप हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? तो हम टाइप से आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दिस इज अ टेबल फ्रॉम NCERT। क्या बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब है? अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ना तेरा नुकसान ना मेरा नुकसान, फालतू में लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा हुआ है? गांधी जी, म्यूचुअलिज्म इज द नॉन वायलेंस, गांधी जी वाले, कि भाई आराम से बात करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, थोड़ा सा तुम कुछ कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा सा मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, मिल बांट के अच्छे से रह लेते हैं। तो मतलब कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज का हमेशा बेनिफिट होता है। हमेशा दो स्पीशीज अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो मिनिमम ऑफ 2 स्पीशीज तो रहेंगी ना, इतना तो समझ में आ गया। अगर इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन हो रहा है तो मिनिमम ऑफ 2 स्पीशीज तो वहाँ पे होनी ही होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, तो म्यूचुअलिज्म में ए स्पीशी एंड बी स्पीशी दोनों को ही होगा एडवांटेज। प्लस का क्या मतलब होता है? एडवांटेज। बोथ स्पीशी विल बी बेनिफिट, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दंगे फसाद नहीं है, तो दोनों का फायदा होगा, दोनों अपना वो कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना वो कंट्रीब्यूशन देंगे, काम अच्छा होगा। टीम वर्क सुना है? कल इंडिया हार गई बहुत बुरी तरीके से, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो पूरे मतलब इस ड्यूरेशन में जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म करा यार, कितने ज़्यादा टीम वर्क से खेला। जब हर एक इंडिविजुअल अपना इंडिविजुअल एफर्ट डालता है तो आप देखो उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है। कल नहीं था दिन, कल था बुरा दिन, और मे बी वो कल ही था और हम हार गए, बट ठीक है, ओवरऑल हमारी टीम ने बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी। तो बस यही होता है म्यूचुअलिज्म, कि सब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो थिंग्स विल बी गुड। ओके, सेकंड डिस्कस करते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन में एवरीवन इज फाइटिंग, एवरीवन इज फाइटिंग। जो अभी वॉर चल रहा है ना, कहाँ वॉर चल रहा है? पैलेस्टीन और जो हमास के बीच में वो जो चल रहा है, वो उससे हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो दैट इज अ लड़ाई, कंपटीशन। एंड इन कंपटीशन, इन लड़ाई दोनों में से किसी का भी फायदा नहीं होता, दोनों ही स्पीशी को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। और आप ये बहुत अच्छे से देख रहे हैं इजराइल वर्सेस हमास का ये जो चल रहा है, पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल का जो चल रहा है, आप उसमें देख रहे हैं। मैंने पहले शायद गलत बोल दिया था। तो पैलेस्टीन वर्सेस जो इजराइल की लड़ाई चल रही है भाई, उसमें आप अच्छे से देख पा रहे हो कि कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीशी को नुकसान होता है। तो इन कॉम्पिटिशन बोथ स्पीशी विल बी हार्म्ड, बोथ स्पीशी विल बी हार्म्ड, दोनों का ही नुकसान होगा। नुकसान को हम दिखाते हैं नेगेटिव से, तो A and B both will be harmed. थर्ड बात करते हैं प्रिडेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिडेशन? प्रिडेशन से आपको ये समझ में आता है एक प्रिडेटर होगा और एक प्रे होगा, एक प्रिडेटर होगा और एक प्रे होगा। प्रिडेटर वो होगा जो दूसरे को, प्रे को मार देगा। वन प्रिडेटर इज बेनिफिटेड, अदर प्रे इज हार्म्ड। अब भाई कोई भी इंसेक्ट है, जनरली इंसेक्ट्स के ग्रुप में ये सब देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि एक प्रेडेटर होता है और वो दूसरे प्रे को पकड़ के खा जाता है। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? प्रे तो बेचारा उसका मील बन गया ना, उसने तो उसको पकड़ के खा लिया। तो आपको समझ में आता है कि जो प्रे होगा उसका होगा नुकसान। तो अगर हम बात करते हैं प्रिडेशन में, तो जो ए वाली स्पीशी है उसका तो चलो हो गया नुकसान, नेगेटिव। लेकिन जो प्रिडेटर था उसे तो खाना मिल गया ना, उसको तो मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गए उसके। तो जो बी वाली स्पीशी होगी उसका होगा बेनिफिट। तो इन प्रिडेशन वन स्पीशी इज बेनिफिटेड, वन स्पीशी इज हार्म्ड। सेम इज विद पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में कौन होगा? द वन हु विल बी बेनिफिटेड। फायदा किसका होगा? पैरासाइट का, क्योंकि वो किसी लिविंग टिश्यू पे चिपक जाएगा और उसे सारा न्यूट्रिशन लेता जाएगा। तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है पैरासाइट का। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? वो बीमार पड़ेगा, होस्ट जो होगा, होस्ट उसको बीमार होगा, उसको बहुत सारे बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो भाई नुकसान किसका हो रहा है? होस्ट का हो रहा है। तो इन पैरासिटिज्म ऑल्सो वन स्पीशी इज बेनिफिटेड, दैट इज पैरासाइट, एंड अनदर इज हार्म्ड, दैट इज होस्ट, दैट इज होस्ट। नाउ लेट्स मूव टू कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। उससे पहले ये चार आपको क्लियर हुए कि नहीं? अगर हम देखें, रिवाइज करें, तो म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है? बोथ द स्पीशी ए एंड बी, दे बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट वी हैव कंपटीशन। तो कंपटीशन में आप देख पा रहे हो बोथ द स्पीशी ए एंड बी दे आर गेटिंग हार्म्ड, क्योंकि कंपटीशन में किसी का भी भला नहीं होता है। थर्ड हम देखते हैं प्रिडेशन। तो प्रिडेशन में आप क्या देख पा रहे हो? वन स्पीशी इज बेनिफिटेड, जो कि कौन होगी? प्रिडेटर, एंड वन इज हार्म्ड। वो कौन सी होगी? वन इज हार्म्ड, जो कौन सी होगी? यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव होगा।
जो एक स्पीशी होगी, अरे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, कॉमेंसलिज्म, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह उन्होंने गलती से ए और बी लिख दिया है, ये टेबल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। बोथ आर पॉजिटिव, हेयर बोथ आर नेगेटिव, हेयर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, और लास्ट वाला ठीक है। ऊपर वो गलती से ए और बी लिख दिया इन स्पाइट ऑफ राइटिंग पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो हाँ, तो हम क्या समझ रहे थे, अगर हम प्रिडेशन और पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रिडेशन में प्रीडेटर का होगा फायदा, प्रे का होगा नुकसान। तो मतलब वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अनदर इज हार्म्ड। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, पैरासिटिज्म में वन स्पीशीज बेनिफिटेड दैट इज पैरासाइट एंड होस्ट इज हार्म्ड। सो दिस इज अबाउट प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। क्लियर द फोर इंटरैक्शन। नेक्स्ट मूव टू कमेंसलिज्म। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमेंसलिज्म? कमेंसलिज्म का ये है भैया, सीधी सी बात है कि उसमें हम अपना फायदा देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन वो फायदा ऐसा है कि किसी और का उसमें नुकसान नहीं होगा। एक तो ये चक्कर था, हम अपना फायदा देख रहे हैं लेकिन हम दूसरे को उसमें नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। और दूसरी चीज कमेंसलिज्म है कि जिसमें हम अपना फायदा तो देख रहे हैं लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तो ये भली चीज है, इसमें आपको पाप नहीं पड़ेगा। इसमें तो पाप पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया। तो कमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशी इज बेनिफिटेड, एक स्पीशी को बेनिफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, तो ए इज बीइंग बेनिफिटेड एंड बी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ना उसको कोई फायदा होगा ना उसको कोई नुकसान होगा। इट विल रिमेन न्यूट्रल, इट विल रिमेन न्यूट्रल। तो भाई देखो आप, अदर इज अनअफेक्टेड, और अनअफेक्टेड को आप शो करते हो विद अ जीरो, तो देखो यहाँ पे साइंस क्या मेंशन है, पॉजिटिव एंड जीरो। वन स्पीशी इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड अनदर इज रिमेन अनअफेक्टेड, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। समझ आ गई कहानी? ठीक है। लास्ट हम देखते हैं एमेंसलिज्म। तो एमेंसलिज्म के लिए आपको एक गाना याद करना है। कौन सा गाना? सभी ने सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बस इतना सा ये वाली लाइन याद करना है। जिसने वाला गाना नहीं सुना तो वो सुन लेना, गाना तो बढ़िया लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है। तो अमेंसलिज्म आपको इसी गाने से याद रखना है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो मतलब वन स्पीशीज इज गेटिंग घाटा, तो वन स्पीशी विल बी हार्म्ड एंड अनदर स्पीशी विल बी रिमेन अनअफेक्टेड, अनदर विल रिमेन अनअफेक्टेड। मेरा कुछ नहीं जाता ना मेरा कुछ फायदा हो रहा है ना मेरा नुकसान हो रहा है, तो तेरा तो घाटा हो रहा है और मेरा कुछ नहीं जाता। तो अमेंसलिज्म के लिए सॉन्ग याद हो गया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ आई कहानी? सो वी हैव दी 6 टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। और अब फर्दर हम ये करने वाले हैं, हम आगे अपकमिंग वीडियोस में इन ईच इंटरैक्शन को डिटेल में देखेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी डिटेल स्टडी अबाउट प्रिडेशन, तो तैयार है सब लोग? चलो, प्रिडेशन के बारे में हमें क्या क्या बातें पता है पहले से, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें प्रिडेशन के बारे में ये पता है, दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच एक स्पीशी जो होती है ए एंड बी, इफ वी हैव 2 स्पीशी, सो एक स्पीशी का होता है एडवांटेज बेनिफिट और दूसरी स्पीशी को होता है हार्म। दिस इज व्हाट प्रिडेशन मीन, यही होता है प्रिडेशन का मतलब। ओके, क्लियर है आपको? चलो, तो अब क्या होता है, इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट ऑल कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एटसेट्रा आर प्रीडेटर्स। अगर हम बात करें प्रीडेटर होता कौन है, तो आप बोलोगे शेर। मैं बोलूँगा प्रीडेटर का एग्जाम्पल, तो बोलोगे शेर। चिड़िया नहीं है प्रीडेटर, आप नहीं हो प्रीडेटर, आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं हूँ, और चिड़िया तो बिल्कुल ही नहीं है। प्रीडेटर का नाम सुनते से ही सबके मुँह से अगर भी एग्जाम्पल पूछो तो निकलेगा शेर। शेर इज अ प्रीडेटर। बट अब आप अगर डिटेल स्टडी कर रहे हो अबाउट प्रिडेशन, तो आपको यही चीज एकदम कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि एवरी कार्निवोर और हर्बीवोर इज अ प्रीडेटर। एवरी कार्निवोर और हर्बीवोर इज अ प्रीडेटर। मैम ऐसे कैसे? देखो कैसे, मैं बताती हूँ, आई विल एक्सप्लेन। कार्निवोर का तो तुम्हें समझ में आ गया, शेर है तो शेर पकड़ के खा जाता है हिरण को, तो बेचारा हिरण उसका प्रे बन जाता है, और शेर प्रीडेटर, तो शेर का फायदा हो गया, हिरण मर गया। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हिरण की, डियर की। वो क्या कर रहा है? डियर इज फीडिंग ऑन प्लांट्स, खा रहा है ना, प्लांट्स खा रहा है ना वो, तो प्लांट्स इज ऑल्सो अ स्पीशी।
तो प्लांट्स उसके लिए प्रे बन गए एंड डियर इज द प्रीडेटर। समझ में आ रही है आपको कहानी? तो इन आर इकोसिस्टम every individual is a predator because every single individual is dependent on some other। हर कोई किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। फूड वेब्स एंड साइकिल का कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा रफ आइडिया तो आपको होगा कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पॉपुलेशन किसी दूसरे पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। तो क्या देखा हमने? इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट ऑल कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एटसेट्रा आर प्रीडेटर, सब प्रीडेटर हैं। About 25% insects are phytophagous. Now what do you understand by phytophagous? 25% insects are phytophagous. तो phytophagous are the insects that feed on plant sap. प्लांट का जो सैप होता है उस पर जो फीड करते हैं ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज phytophagous. Clear? Now, if a predator over exploits its prey, then the prey might become extinct. It results in the extinction of predator. Therefore, predators in nature are prudent. बड़ी मतलब वैसी बात लिखी है, दिल पे लगने वाली, दिल पे। तुम्हारे नहीं लगेगी तो तुम्हें समझ ही नहीं आई, मुझे तो आई ना। सुनो मैं बताती हूँ, तुम्हें भी दिल पे लगाती हूँ मैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर प्रीडेटर अपने प्रेस को, प्रीडेटर जो है उसको फायदा होने वाला है, दिस इज द प्रीडेटर, यहाँ लिख देती हूँ मैं। फायदेमंद कौन है यहाँ पे? प्रीडेटर, जिसको फायदा मिलने वाला है, और नुकसान किसको हो रहा है? बेचारे प्रे को। इसी को तो हम प्रीडेशन बोल रहे हैं। इन्होंने ऐसा बोला, अगर प्रीडेटर प्रे को खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, उनको सिर्फ ख़त्म ही करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, कैसा टाइम आएगा कि ये जो हमारे प्रे हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये तो। अब क्या करें? अब प्रे को भी तो खुद को बचाना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो आया खाने शेर और सीधे बस बैठे हैं, हाँ ठीक है आ जाओ मुझे खा लो। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो ट्राई करता है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। मैं अभी चाकू लेके आ जाऊँ तुमको मारने, तुम सेल्फ डिफेंस में कुछ तो भी करोगे ना। तो बस हर ऑर्गेनिज्म सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करता है। तो बिकॉज प्रीडेटर्स आर सो एक्टिव इन नेचर, वो प्रे की पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए जो हमारे प्रे हैं वो भाई क्या बन चुके हैं? जो हमारे प्रे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन चुके हैं। उन्होंने भी शाणे बनना, चालाक बनना सीख लिया है कि वो किस तरीके से, क्या हथकंडे अपना के प्रीडेटर्स से बच सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ें लर्न कर ली हैं। कैसे लर्न कर लिए? चलो देखते हैं, सीखते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर, क्या इंपॉर्टेंस है भाई प्रीडेटर का, फिर हम देखते हैं कि हमने क्यों बोला प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। ठीक है, प्रीडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, सबसे ठीक बात। ओके, अगर आपको नेचर में बैलेंस रखना है, फूड साइकिल, फूड वेब, फूड चेन, इनका क्या कंसेप्ट होता है? इनका मेन कंसेप्ट ये होता है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। और इकोलॉजिकल बैलेंस आप अगर सोचो, अगर शेर हिरण को खाना बंद कर दे, बहुत लेम लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आपको, अगर शेर जो है वो हिरण को खाना बंद कर दे तो क्या होगा? हिरण की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी सॉरी। अब हिरण की पॉपुलेशन अगर बढ़ती गई तो क्या होगा? हिरण एक टाइम पे इतने सारे हो जाएंगे कि वो पूरे किसको कंज्यूम कर देंगे? हिरण हर्बीवोर्स हैं, वो सारे की सारे प्लांट स्पीशी को खुद कंज्यूम कर लेंगे, सब कुछ खुद खा जाएंगे। फिर आप क्या खाओगे? जो वेजिटेरियंस हैं वो क्या खाएंगे फिर? क्योंकि सब कुछ तो हिरण खा गए। टू कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, एक लिमिटेड अमाउंट में रहे, ये चीज को कौन कंट्रोल करते हैं? प्रीडेटर्स। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया, दे स्प्रेड फास्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रीडेटर इन द इन्वेडेड लैंड। अब ये देखो कैसे पता चला, कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे, या फिर आपको पता नहीं होगा बट एक वीड होता है, एक वीड है जो इंडिया का तो है ही नहीं, वो बाहर से आया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गाजर घास बोलते हैं जिसे, ठीक है, गाजर घास। तो गाजर घास वाज नेवर ग्रोन इन इंडिया, वो इंडिया का प्लांट था ही नहीं। अब हुआ क्या? वो वीट प्लांट के साथ एक्सपोर्ट होके इंडिया आ गया। ठीक है, आ गया इंडिया। अब इंडिया में जहाँ जहाँ वीट उगा वहाँ वो उगना शुरू हो गया हमारा गाजर घास। गाजर घास उगते गाजर घास ही गाजर घास हो गई। अब वो इतनी अनकंट्रोल्ड वीट बन गई, क्या उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। अब उसके इतने अनकंट्रोल्ड हो जाने का रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है बिकॉज गाजर घास को ख़त्म करने वाला कोई है ही नहीं। गाजर घास हैज़ नो प्रीडेटर।
गाजर घास को जो खा जाए ऐसा कोई है ही नहीं, इसीलिए वो बिल्कुल बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। वो बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमें एक राइट टाइम पे राइट एज में बहुत डांटते हैं भाई, मतलब कि जब एक एज होती है, हम लोग जब एडोलसेंस प्यूबर्टी वाली एज में, तो उस टाइम घर में बहुत डांट पड़ती है। पेरेंट्स इतने बुरे लगने लगते हैं ना हर चीज़ के लिए, ये मत करो वो मत करो। अबे तुम भी तो अभी उसी एज में हो, हाँ, तो तुमसे क्या बोल रहे हैं। अभी तुमको अपने पेरेंट्स इतने बुरे लगते होंगे ना, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, मतलब तुम्हें लगता होगा कि क्या है, हमें जीने क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें ऐसा करने क्यों नहीं दे रहे हैं। बिकॉज दिस इज द टाइम। अगर तुमको वो अभी तुम्हारे प्रीडेटर लगते हैं तुमको, और तुम प्रे हो बेचारे, अगर तुमको अभी इस टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया ना तो तुम भी फैल जाओगे। अगर तुम्हारे प्रीडेटर ने अभी तुमको कंट्रोल नहीं किया ना तो तुम ऐसा फैलोगे कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। आई हैव सीन सच एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रही हूँ। तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट कंट्रोल्ड। तो बुरा मत माना करो मम्मी पापा की बातों का, आराम से थोड़े से टैकल किया करो। अगर कभी थोड़ा लड़ना पड़े तो लड़ लिया करो घूमने फिरने के लिए, लेकिन फालतू बातों में नहीं लड़ना होता। अरे नहीं ऐसा कैसे बोल दिया आपने, इगोइस्ट नहीं बनना है। ओके, लाइफ लेसन डन। अब आ जाओ सिलेबस पे। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, अगर कोई नए एरिया में एक नई स्पीशी इंट्रोड्यूस हुई है ना, कोई एरिया था वहाँ पे कोई एक नई स्पीशी आ गई। अब दिक्कत क्या थी, उस नेचुरल एरिया में उस स्पीशी को ख़त्म करने वाला कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। अब वो फैल गई, पसर गई, वो तो बढ़िया अपना बोरिया बिस्तरा बांध के आई थी, वो बढ़िया फैल गई वहाँ पे, क्योंकि उसको ख़त्म करने वाला कोई था ही नहीं। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल हुआ प्रीडेटर का नेचर में, दे कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिया हुआ है, द प्रिकली पियर कैक्टस। तो प्रिकली पियर कैक्टस इज अ स्पीशी ऑफ कैक्टस, जहाँ इसको ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए। अब भैया ये ऑस्ट्रेलिया में इसको उगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना सारा ग्रो कर गया क्योंकि इसको कोई रोकने वाला ही नहीं, इसका कोई प्रीडेटर ही नहीं, बिकॉज नेचुरल प्रीडेटर ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस वाज एब्सेंट। तो वहाँ पे कोई प्रीडेटर ही नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा उसने हैवॉक क्रिएट कर डाला। फिर अल्टीमेटली वहाँ पे पता चला कि कैक्टस फीडिंग मॉथ होता है भाई, एक मॉथ होता है तो जो कैक्टस को खाता है। फिर उस एरिया में स्पेसिफिक मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाकर उस प्रिकली पेयर कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। सो हमें सबसे पहले क्या सीखने को मिला प्रीडेशन के बारे में, कि प्रीडेशन कंट्रोल्स द पॉपुलेशन, प्रीडेटर्स कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। सेकेंड, प्रीडेटर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। हम अभी पढ़ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स नंबर 1 कंट्रोल्स द प्रे पॉपुलेशन, सेकंड दे आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आपको याद आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ा है माइक्रोब्स। तो हमने उसमें सीखा था माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो मतलब प्रीडेटर्स दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, मतलब कि दे आर यूज्ड इन फील्ड्स टू गेट रिड ऑफ पेस्टिसाइड्स, टू गेट रिड ऑफ पेस्ट, टू गेट रिड ऑफ पेस्ट। जो फील्ड में पेस्ट अटैक कर देते हैं उनसे बचने के लिए भी प्रीडेटर्स को यूज करा जा रहा है। नेचुरल है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसे ही पेस्ट वहाँ पे कोई आया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसने क्रॉप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो प्रीडेटर जाके वहाँ उसको कंज्यूम करके खत्म कर देगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, predators maintain species diversity in a community by reducing competition among the prey species. very very important. अब देखो सीधी बात क्या हो रहा है, प्रे की जो पॉपुलेशन है बढ़ती गई, ठीक है। मैंने बोला जो लायन है, इसको ऐसे ही समझोगे आप, जो लायन है एक तो वो डियर पे फीड करता है, और क्या खाता है लायन, और लायन को और क्या खिला दें, काऊ भी खा लेता है, लोग काऊ भी खा लेता है, काऊ और डियर। जो लायन है वो डियर भी खा लेता है और काऊ भी खा लेता है। अब कोई जंगल था, वहाँ पे ये जो लायन था इसने फास्टिंग कर ली, इसने 1 मंथ की फास्टिंग कर ली, इसने बोला मैं 1 मंथ नहीं और ज़्यादा कर, इसने 6 मंथ्स की फास्टिंग कर ली, इसने बोला मुझे नहीं खाना कुछ भी, अब से मैं अदरक लहसुन छोड़ रहा हूँ, लहसुन प्याज, मैं अब से जैन बन गया हूँ, जैन। तो भाई लायन ने छोड़ दिया ये सब। अब क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी और काऊ की भी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि इनको तो कोई खाने वाला ही नहीं बचा ना। अब आपस में डियर काऊ को तो खाएगा नहीं और काऊ डियर को नहीं खाएगी, तो ये चीज़ें चलने लगी। अब डियर और काऊ दोनों की पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती गई। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर किसी भी एरिया में दो सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल, हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर, दोनों हर्बीवोर हैं, अगर हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्या होगा, जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, किसमें, डियर और काऊ में। दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होने लगेंगी, भाई पेड़ कौन खाएगा, पेड़ तो उतने ही है, मतलब बेसिकली हर्बीवोर्स जो उनको प्लांट्स चाहिए वो तो उतने ही है,
अब प्लांट्स तो अचानक से बढ़ नहीं जाएंगे कि अरे भाई डियर और काऊ बढ़ रहे हैं तो प्लांट्स अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, मैं भी बढ़ जाता हूँ, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि डियर और काऊ बढ़ गए तो अल्टीमेटली उतने ही रिसोर्सेज के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होता है कि लायन को फास्टिंग नहीं करना चाहिए, उसको प्रेडेशन करते रहना चाहिए, उसको टाइम टाइम पे कुछ डियर खाते रहने चाहिए, उसे टाइम टाइम पे कुछ काउस को खाते रहना चाहिए, जिससे इनका अनकंट्रोल्ड नंबर ना बढ़े, और अनकंट्रोल्ड नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर उनके इंक्रीज नहीं होंगे, तो प्रे की पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन नहीं डेवलप होगा, और होगा भी तो बहुत कम होगा। फिर से पढ़ो इस पॉइंट को, प्रीडेटर मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी क्यों बोल रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन बढ़ा डियर और काऊ के बीच में, तो हो सकता है कोई गुस्से में दूसरे को खत्म कर दे। अबे अब खाने के लिए तो कोई कुछ भी करेगा ना यार, डियर है, डियर को गुस्सा आ गया, उसने जाके काऊ को खत्म कर दिया, काऊ को गुस्सा आ गया, उसने अपने सींग मार के मार दिया डियर को। तो मतलब ये है कि अगर स्पीशीज के बीच में कंपटीशन बढ़ता है तो देयर आर चांसेस कि कोई एक पॉपुलेशन टोटली वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए, इसीलिए कंपटीशन इज नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं प्रीडेशन इस चीज को कंट्रोल करता है कि स्पीशी की डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, वेराइटी ऑफ स्पीशी वहां पे रहे, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को प्रीडेशन डेवलप नहीं होने देता। तो स्पीशी डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग द प्रे स्पीशी। Clear point? Okay. The predator starfish Pisaster in the rocky intestinal community of the American Pacific coast. Example दिया है उन्होंने। In an experiment, all these starfishes were removed from an enclosed interstitial area. तो भाई उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक स्टारफिश होती है, प्रीडेटर स्टारफिश होती है, जिसका नाम होता है पिसास्टर। जिसका नाम क्या होता है? पिसास्टर। तो ये मिलती है कहाँ पे? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में मिलती हैं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या? उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये किया, ये जो पिसास्टर नाम की प्रीडेटर थी, फिश जो थी, उसको उस स्पेसिफिक पानी से हटा दिया। उन्होंने वहाँ से उस स्पेसिफिक एरिया से उस पिसास्टर नाम की फिश को हटा दिया। अब उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ, उस फिश के हटाने से ये हुआ भैया कि 10 इनवर्टिब्रेट्स की जो स्पीशी थी वो 1 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गई। क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब पूरी कहानी समझो क्या हुआ। एग्जाम्पल वो कैसे एक्सप्लेन करें कि एक स्पेसिफिक एरिया था, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, उसमें एक स्टारफिश मिलती है जिसका नाम है पिसास्टर। पिसास्टर इज अ टाइप ऑफ प्रीडेटर। किस पे प्रीडेटर करती है? उसके प्रे कौन है? उसके प्रे हैं इनवर्टिब्रेट्स। पिसास्टर जो फिश है वो इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करती है। किस पे फीड करती है? वो इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स पे वो फीड करती है। अब इनवर्टिब्रेट्स पे जब वो फीड करती है तो क्या होगा भाई? इनवर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। ओके, तो अब भाई क्या हुआ? हमने उस एरिया से स्टारफिश को हटा दिया। अब जब प्रीडेटर को हटा दिया, प्रीडेटर फास्ट पे चला गया था, तो क्या हुआ था? ये जो प्रे था उसमें कंपटीशन बढ़ा, तो यहाँ भी इन इनवर्टिब्रेट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ा, और 1 साल के अंदर अंदर कंपटीशन इतना बढ़ा कि 10 टाइप के इनवर्टिब्रेट्स तो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म ही हो गए। तो अगर वहाँ पे स्टारफिश रहती तो ये बेचारे क्या नहीं होते? ये एक्सटिंक्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन को स्टारफिश कंट्रोल में रख के रखती। लेकिन स्टारफिश को हटा दिया, प्रीडेटर को हटा दिया, तो स्पीशी ही खत्म हो गई। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि प्रीडेटर्स मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशी। क्लियर हुई कहानी? समझ आई बात? बहुत ईजी है, बहुत। अगर आप थोड़ा सा दिमाग के ढक्कन को खोल के और अपने नयन चक्षु खोल के समझो तो कहानी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। क्लियर हुई? शेर फास्ट पे गया था एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, क्लियर हो गया सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो भाई रिवाइज करते हैं एक बार फिर से, क्या इंपॉर्टेंस है प्रीडेटर की। नंबर 1, दे कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। नंबर 2, दे आर यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। एंड नंबर 3, दे मेंटेन स्पीशीज की डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन अमंग प्रे। नाउ अब हमने ये देखा था कि ठीक है, अगर जो प्रीडेटर है बहुत तेज चल रहा है, पॉपुलेशन को खाता गया, प्रे को खाता गया, तो अब प्रे को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। प्रे भी तो शाणे होते जा रहे हैं, वो भी तो बचने के तरीके ढूंढेंगे। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर, हाउ दे आर हेल्पिंग अस, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द डिफेंसेस ऑफ प्रे स्पीशी, कि अब प्रे स्पीशी किस तरीके से बचेगी इन प्रीडेटर्स से। अल्टीमेटली बचना है ना, ऐसे थोड़ा ना कि कोई खाने आ गया, अरे हाँ हाँ हम तो बैठे हैं, आके हमें खा जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई खाने आया है तो बचेंगे। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड बाय अ प्रे स्पीशी टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन।
प्रेडेशन के इम्पैक्ट को थोड़ा बहुत कम करने के लिए प्रे किस तरीके से बचने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कैमोफ्लाज, क्रिप्टिक कलरेशन ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, सम आर पॉइजनस। अब कैमोफ्लाज का क्या मतलब होता है? सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कैमोफ्लाज का कैमेलियन। कैमेलियन क्या करता है? कैमेलियन जिस भी चीज़ पर बैठता है वो उसका कलर ले लेता है। गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, बहुत ही फेमस मुहावरा है, ये सुना है सबने। क्या मतलब होता है? जो गिरगिट होता है, कैमेलियन होता है, वो जिस भी ऑब्जेक्ट पर बैठता है वो उसके जैसा कलर एक्वायर करके वो नेचर में छुपने की कोशिश करता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। आप एकदम से जाओगे ना, आपको दिखेगा ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं कि बैठा हुआ है। फिर आप ध्यान से थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ तो आपको दिखेगा ओ वो कैमेलियन बैठा हुआ है। इसको कैसे समझ सकते हो? जो आर्मी पीपल होते हैं, आप देखते हो ना आर्मी जो उनकी ड्रेस होती है, दे हैव ग्रीन चेक्स, बोलते हैं ना मिलिट्री टाइप की जो उनकी ड्रेस होती है। सबने देखी है आर्मी या मिलिट्री वालों की यूनिफॉर्म कैसी होती है। क्यों थी उनकी यूनिफॉर्म ऐसी? उनकी यूनिफॉर्म ऐसा होने का रीज़न ये है कि अगर वो किसी जंगल में हैं, फंस गए हैं यहाँ पे, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया वहाँ पे, तो वो उस ग्रीनरी में, उस इन्वायरमेंट में, नेचर के साथ में कैमोफ्लाज हो पाए। कैमोफ्लाज हो पाए मतलब कि छुप पाएँ, बच पाएँ। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टिक कलरेशन। तो कैमोफ्लाज इज मेनली शोन बाय सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग। फ्रॉग्स ऑल्सो डू शो कैमोफ्लाज एंड समटाइम्स दिस कैमोफ्लाज इज पॉइजनस। वो नेचर में ऐसे कलर्स को एक्वायर करते हैं अपनी बॉडी में जो कि पॉइजनस हो सकते हैं। सो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज टू कैमोफ्लाज। वो नेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और नेचर में बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग छुप जाते हैं। ओके, ब्लैक कलर में ब्लैक चीज़ नहीं दिखेगी, वही बात है। तो वो बैकग्राउंड के जैसा कलर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण वो दिखे नहीं, छुप जाए। सेकेंड, द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड. It is due to a special chemical in its body it acquired during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. अब एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम है मोनार्च बटरफ्लाई. This butterfly is very very smart. मोनार्च बटरफ्लाई को बर्ड्स आके खा के चली जाती थी, लेकिन अब क्या किया? मोनार्च बटरफ्लाई बोली अरे यार बहुत हो गया है, बर्ड्स आती हैं खा के चली जाती है, हम क्या करें, मर जाएं, हम जी नहीं पा रहे हैं। तो मोनार्च बटरफ्लाई ने एक टेक्निक अडाप्ट करी जब वो कैटरपिलर वाली स्टेज में होती है। कैटरपिलर से बनती है ना बटरफ्लाई, तो जब भी मोनार्च बटरफ्लाई कैटरपिलर वाली स्टेज में होती है, वो कैटरपिलर वाली स्टेज में एक वीड पर एक वीड को खा लेती है। उस वीड को खाने से होता क्या है, जब वो बड़ी होके मोनार्च बटरफ्लाई पूरी बटरफ्लाई बनती है, तो अब उसके अंदर एक ऐसा पॉइजन या ऐसा केमिकल आ जाता है जिसका टेस्ट बहुत बहुत गंदा है। वो बटरफ्लाई को नहीं गंदा लग रहा, उसने तो बचपन में खाया था अपने, जब वो कैटरपिलर वाली स्टेज में थी उसने तब खाया था वो वीड, पॉइजनस वीड खाया था, लेकिन उसके कारण उसकी बॉडी में ऐसा पॉइजन या ऐसा केमिकल एक्यूमुलेट हो जाता है कि अब अगर चिड़िया उसको खाने आई तो चिड़िया को वो इतना गंदा टेस्ट लगेगा, वो इतनी ज़्यादा डिसटेस्टफुल हो जाती है कि चिड़िया उसे खाएगी ही नहीं। तो मोनार्च बटरफ्लाई बच गई, उसका काम हो गया, अल्टीमेटली बचना है हमें तो बस मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है वो क्या करती है, ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज वो एक वीड पर फीड करती है जिसके कारण उसकी बॉडी में एक हार्मफुल केमिकल आ जाता है एंड दैट केमिकल इज हाईली डिसटेस्टफुल टू द बर्ड्स। तो सेकेंड मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया कि हाउ डज द प्रे स्पीशीज डिफेंड देमसेल्फ। नेक्स्ट, दे हैव थॉर्न्स। प्लांट्स की बात करें तो अब चलो जैसे ये बटरफ्लाई थी ये तो उड़ भी सकते हैं, मोटाइल है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के साथ में मेन दिक्कत क्या है, प्लांट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, उनको अपनी जगह पे ही रहना है, वो चल फिर के बच नहीं सकते कि कोई डियर या काऊ उनको खाने आई तो वो भाग के कहीं पे दूसरी जगह चले जाएं, दे आर इमोबाइल। तो व्हाट डू प्लांट हैव? प्लांट्स मेनली हैव थॉर्न्स. Plants mainly have morphological defenses, morphological means of defense and basically they are thorns. कांटे, तो कांटे होंगे तो क्या होगा, कोई भी एनिमल उनको नहीं खाएगा, खाएगा तो उसको कांटे चुभेंगे इसलिए वो खाएगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल्स आर अकेशिया एंड कैक्टस. तो थॉर्न्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. आप बोलोगे मैम नहीं, आपने तो कभी पढ़ाया था कि ये जो थॉर्न्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि लीव्स का सरफेस एरिया, लीव्स जो होती हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि वाटर लॉस ना हो. दैट इज ऑल्सो ओके एंड थॉर्न्स ऑल्सो एक्ट एज डिफेंस ऑर्गन. वो बचाते हैं कि उसको हर कोई आके खा ना जाए, प्लांट स्पीशी को हर कोई कंज्यूम ना कर ले. ओके, नेक्स्ट, many plant produce chemical that make the herbivore sick. herbivore को बीमार कर देंगे.
inhibit feeding or digestion, disrupts its reproduction or kill it. Example, Calotropis produce poisonous cardiac glycosides. भैया बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको खा के हर्बीवोर मरेगा, या तो उसका पेट खराब हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, हेलुसिनेशन होने लगेंगे उसको, और कुछ चीज क्या क्या नहीं होगा। तो जब इतना कुछ होगा तो ऑब्वियस सी बात है हर्बीवोर खुद से मरने नहीं जाएगा, वो खुद से उस चीज़ को नहीं खाएगा। आपने धतूरा प्लांट के बारे में काफ़ी सुना होगा। जो धतूरा होता है, इफ़ एनीवन कंज्यूम्स धतूरा, वो इंसान टोटली मेंटली सिक हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। धतूरा पॉइजनिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस पॉइजनिंग। बहुत ही कम होता है कि कोई बच पाए। अगर किसी ने धतूरा कंज्यूम कर लिया तो अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। पता है आपको ये चीज़? तो दैट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। धतूरे पे तो कांटे भी होते हैं बचने के लिए, होते हैं ना थॉर्न्स। तो बस, तो जैसे कि एग्जांपल दिया, कैलोट्रोपिस इज अ प्लांट, वो प्रोड्यूस करता है पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सोचो, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है ये जो कैलोट्रोपिस होता है, तो इट कैन कॉज वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। सो कैटल और गोट्स डू नॉट ईट इट, उसको नहीं खाते हैं भाई। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टाइक्रीन, ओपियम एटसेट्रा डिफेंसेस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो जैसे कि यहाँ पे आपने एक सब्सटेंस पढ़ा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, उसी तरीके से अगर आप देखो तो जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टाइक्रीन, ओपियम। सिर्फ किस लिए? बचने के लिए, ताकि कोई सा भी प्रीडेटर आके उनको कंज्यूम ना कर ले। इसलिए वो डिफरेंट सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। मेन क्या प्रॉब्लम है प्लांट्स और एनिमल्स के डिफेंसिव तरीके में? मेनली प्रॉब्लम यह है कि प्लांट्स आर इमोटाइल। प्लांट्स मोबाइल नहीं है, वो इधर उधर चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनको बचने के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्लियर? समझ आ गई पूरी कहानी अबाउट प्रिडेशन? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगर कोई तकलीफ है, कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को मेंशन करो और मुझसे पूछो, नहीं तो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट पॉपुलेशन इंटरैक्शन, दैट इज प्रिडेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सम अदर पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।